हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इस टॉपिक को पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जाना जाता था, बट अभी इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी जाना जाता है। उसी के साथ साथ लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, शॉर्ट रन एनालिसिस, वन फैक्टर वेरिएबल और शॉर्ट रन प्रोडक्शन, इन सभी नामों के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से इस लॉ को जाना जाता है। इस सीरीज में हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रोडक्शन एनालाइज, इस सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट टॉपिक के साथ प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के अंदर होती है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन इस स्टडी करने के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट सभी इकोनॉमिस्ट मानते हैं। तो फर्स्टली हम देखें कि हम जब कंजप्शन करते हैं उससे पहली वाली जो सिचुएशन आती है, इस सिचुएशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है इसे ही हम डिमांड करते हैं, और ये डिमांड पूरी होने के लिए उसके बैकग्राउंड का जो एक सिचुएशन होता है उसे प्रोडक्शन लेने की ज़रूरत होती है। अगर ये प्रोडक्शन बनेंगे तभी तो हमारे पास उस प्रोडक्ट का हम सही तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे, हम उसका कंजम्पशन लेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। इन शॉर्टली जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन होते क्या है। प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि एक यूटिलिटी क्रिएट करना। लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रोडक्शन लेते हैं। ये प्रोडक्शन लेने के साथ साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ अपने जो डेली की रूटीन की जो ज़रूरतें होती है ये पूरी किए जाते हैं। इसी के साथ ये अगर प्रोडक्शन लेना है तो ये प्रोडक्शन के साथ साथ एक इक्विपमेंट यहाँ पे वर्क करता है, जिससे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को, इन फैक्टर को एक करके ये प्रोडक्शन लिया जाता है। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये प्रोडक्शन साइड को प्रेजेंट करते थे, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो डिमांड साइड को प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे केन्स डिमांड साइड को भी इम्पोर्टेंट देते हुए दिखाई देते हैं। तो इन शॉर्टली हमने देखा ये पार्ट 1 के अंदर कि किस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस इकोनॉमी के अंदर होते हैं, और इसके साथ अगर हम आगे जाके देखें तो ये प्रोडक्शन फंक्शन के दो यहाँ पे मेन मेथड यहाँ पे वर्क करते हुए दिखाई देते हैं इकोनॉमी के अंदर। जब यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है, एक शॉर्ट रन के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा, या लॉन्ग रन के साथ साथ ये प्रोडक्शन लिया जाएगा। जब ये प्रोडक्शन लिए जाते हैं तो उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो उसी तरह से यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। शॉर्ट रन के अंदर जो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट रन में एक फैक्टर होगा जो इनपुट होगा उसे वेरिएबल रखेंगे, और कई ऐसे फैक्टर जो होंगे उनको स्टेबल या कांस्टेंट माने जाएंगे। तो ये शॉर्ट रन के अंदर होने वाले जो चेंजेस है, एक ऐसा इनपुट जो यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे, और उसके साथ होने वाला जो यहाँ पे एक्शन होगा जब हम प्रोडक्शन लेंगे, इन प्रोडक्शन के साथ स्टेबल और वेरिएबल इनका जो रेशो मिलके यहाँ पे जो प्रोडक्शन बन पाएगा, तो ये यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या नेगेटिवली भी यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। तो इन शॉर्टली इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जब यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर होने वाले जो चेंजेस होंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसी को ही हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और दूसरी तरफ उसके देखेंगे जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, उसके अंदर सभी के सभी जो इनपुट होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो सभी के सभी इनपुट यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, और एक ऐसा टाइम पीरियड भी मिलता है कि जिस तरह से हम लॉन्ग रन के टाइम पीरियड में जब प्रोडक्शन लेते हैं तो उनमें चेंजेस करने की एक स्टेबल ऐसी कंडीशन हमें मिलती है, और एक डिसीजन लेने के साथ साथ हम सभी फैक्टर को हम वेरिएबल बना सकते हैं, और इस कंडीशन के अंदर हम जब प्रोडक्शन लेते हैं उसी को ही लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल माना जाएगा। फिलहाल आज के इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने जो देखा प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, उसके साथ साथ जो अब हम नए सेकेंड पार्ट के अंदर हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जैक्टली क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हम देखें कि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इफेक्ट करता है, जो एक
ऐसा यहाँ पे इनपुट यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे और बाकी यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, तो इसके साथ जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इसके साथ जो रिजल्ट आएगा उसको शो करेंगे वेरिएबल प्रोपोर्शन मेथड, जो प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो अजूम कर लेते हैं कि यहाँ पे दो ही फैक्टर यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, जिसमें हम लैंड और लेबर इन दोनों के हेल्प से ये एग्जैक्टली एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लैंड और लेबर इन दोनों के साथ जब हम ये दो इनपुट, दो फैक्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो किस तरह से ये रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास लैंड यहाँ पे 5 हेक्टर को यहाँ पे हमारे पास है और इसमें यूटिलाइज करने के लिए लेबर यहाँ पे एक ही यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये रेशो यहाँ पे किस तरह से आएगा 1:5, जो ये इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा और ये जो लैंड है उसकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 हेक्टर के अंदर एक अगर लेबर यूज़ करेंगे तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है ये पूरी तरीके से नहीं होने वजह से ये वर्क यहाँ पे और भी डिमांड कर पाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लेबर की डिमांड यहाँ पे बढ़ती है। क्योंकि 5 हेक्टर के अंदर यहाँ पे एक अगर लेबर वर्क कर पाएगा तो वो कितना यहाँ पे अपना डेडिकेशन दे पाएगा और कितनी यहाँ पे उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो इसकी वजह से इसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, क्योंकि 5 हेक्टर के अंदर एक लेबर वर्क करना इम्पॉसिबल होता है, उसका रिजल्ट यहाँ पे कम माना जाएगा। तो इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए जहाँ पे यूटिलाइजेशन लैंड की होने के लिए लेबर इंक्रीज किए जाते हैं, 1 से 2 अब यहाँ पे लेबर यहाँ पे हायर किए जाते हैं। तो ये रेशो किस तरह से बन पाएगा 2:5। तो इस तरह से जिस तरह से किसी इनपुट को, एक इनपुट को यहाँ पे वेरिएबल बना जाएगा और जो दूसरा यहाँ पे जो इनपुट होगा वो स्टेबल कांस्टेंट माना जाएगा, इससे ही यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्शन लेने के लिए, जो रिजल्ट है ये रिजल्ट बेहतर तरीके से होने के लिए एक फैक्टर को यहाँ पे वेरिएबल माना जाता है, जो शॉर्ट पीरियड के अंदर ये वर्क कर पाता है। इस एग्जाम्पल के साथ हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ जो आउटपुट अब यहाँ पे हम लेंगे या हम प्रोडक्शन लेंगे बिटवीन लेबर और लैंड के बतौर यहाँ पे 2:5, ये चेंजेस होने के साथ साथ टोटल आउटपुट में होने वाला चेंजेस, यहाँ पे जो डिफरेंस है रेट के साथ साथ यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट ही हमें प्रेजेंट करता है, या हम कहें दिस इज़ द टेंडेंसी इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए डेफिनेशन भी अहम अपना रोल निभाता है, जिसमें फर्स्टली हम देखेंगे प्रोफेसर बेनहम एग्जैक्टली किस तरह से ये डेफिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। as the proportion of the factor in the combination of the factor is increased after a point, first the marginal and then the average product of that the factor will diminish। प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि किस तरह से एक वेरिएबल इनपुट को और उसके साथ साथ हम कांस्टेंट इनपुट को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जब हम प्रोडक्शन लेने की जब कोशिश करते हैं, इसके साथ साथ तो ये इंक्रीजिंग हो पाता है एक पॉइंट की तरफ, बट जिस तरह से उसके बाद एक पॉइंट को यहाँ पे अचीवमेंट करने के बाद जब यहाँ पे मार्जिनल पहले यहाँ पे डिक्लेन करने की कोशिश करती है और उसके बाद एवरेज ये जो प्रोडक्ट है ये भी डिक्लेन करने की कोशिश करता है। तो फर्स्टली मार्जिनल प्रोडक्ट में होने वाले चेंजेस ये डिक्लेन करते हैं, फिर उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्लेन करते हुए एक पॉइंट को हासिल करने के बाद ये सिचुएशन होती हुई दिखाई देती है, जो आगे जाके हम इस डायग्राम के साथ भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे डिक्लेन करने की कोशिश इंक्रीजिंग, उसके साथ साथ डिमिनिशिंग और डिक्लेन और नेगेटिवली जाती हुआ जो यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे प्रोफेसर सैमुएल्सन का मिलता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि an increase in the sum input relative to other fixed input will given a state of technology cause output to increase, but after the point is the extra output resulting from the same addition of this the extra input will become less and less। प्रोफेसर बेनहम की तरह प्रोफेसर सैमुएल्सन भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक इनपुट रिलेटिव करता है दूसरे फिक्स इनपुट के साथ, जब ये रिजल्ट आएगा इसके साथ साथ आने वाले जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस यहाँ पे जो आउटपुट के साथ साथ जो रिजल्ट आएगा ये कम होता हुआ या डिक्लेन करता हुआ ही सिचुएशन आगे जाता हुआ
प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। थर्ड डेफिनेशन लेफ्विज का है, जहाँ पे प्रोफेसर लेफ्विज कहते हैं कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ द इनपुट ऑफ द वन रिसोर्स इज इंक्रीज बाय द इक्वल इंक्रीमेंट per unit of time while the input of the other resources are held constant, total output will increase, but beyond the sum point the resulting output increasing will become the smaller and smaller. इन तीनों डेफिनेशन के साथ हमें यही एक कॉमनली दिखाई देता है कि प्रोफेसर बेनहम हो, प्रोफेसर सैमुअल्सन हो, प्रोफेसर लेफ्टविच हो, इनके ज़रिए उन्होंने डेफिनेशन तो अलग अलग दिए हैं, बट इनका मीनिंग एक ही है। जब प्रोडक्शन फंक्शन वर्क करता है, जो शॉर्ट रन में हो या लॉन्ग रन में हो, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो शॉर्ट रन के अंदर इन्होंने तीनों ने भी यही कहा है कि जब प्रोडक्शन की सिचुएशन यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती हुई जब चेंजेस होते हैं, तो उसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे फर्स्ट स्टेज में होने वाली सिचुएशन सेकेंड में होने वाली सिचुएशन के साथ साथ यहाँ पे डिक्लाइन करेगी, और दूसरे स्टेज के साथ होने वाले जो सिचुएशन है, ये थर्ड सिचुएशन के साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे डिक्लाइन करती हुई रिजल्ट यहाँ पे लेस होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है अजम्पशंस। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यहाँ पे मेथड को हम प्रेजेंट करेंगे, जब यहाँ पे शॉर्ट रन के साथ साथ यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा, जो कंडीशन यहाँ पे वर्क करती है, लॉ वर्क करेगा, इस सिचुएशन को या हम इस लॉ को यहाँ पे समझने के लिए उसके अजम्पशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये लॉ वर्क कर पाएगा एक अजम्पशन पे ही बेस करता हुआ। ये कोई थ्योरी नहीं है किसी इकोनॉमिस्ट ने दी हुई, यहाँ पे प्रैक्टिकली एक वर्क है जो लॉ करता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये वर्क करता है और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी सेम तरीके से दोनों सेक्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक लॉ है, ये कोई थ्योरी नहीं है। पर यहाँ पे हम समझने के लिए, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें जो ये लॉ यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो उसके अजम्पशन को भी एक देखना इम्पॉर्टेंट है, उस पे बेस ये लॉ वर्क करता है। फर्स्टली जो माना गया है कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जब हम ये लॉ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो रनिंग यहाँ पे करेंटली वर्क करेगा, तब यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को माना गया है। टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, या हम ये लॉ जब यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगी। जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वही यूज़ कर पाएंगे, और उसके साथ ही ये लॉ काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अजम्पशन कहता है कि फैक्टर प्रोपोर्शंस आर वेरिएबल इनपुट। इस सिचुएशन के अंदर हम जो शॉर्ट रन के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे लॉ ये वर्क करेगा, तो उसके अंदर ये एक फैक्टर यहाँ पे इनपुट में जो ये वेरिएबल होगा, और बाकी या हम कहें दूसरा जो यहाँ पे इनपुट है ये कांस्टेंट होगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फैक्टर या इनपुट यहाँ पे हम वेरिएबल मानेंगे, और उसके साथ ये लॉ वर्क कर गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो अजम्पशन है वो कहता है कि होमोजेनियस फैक्टर यूनिट। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अजम्पशन लेते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पे हम जो लेबर मानेंगे, एग्जाम्पल के लिए लेबर हम मानते हैं, तो लेबर सभी लेबर यहाँ पे उनकी इफ़िशियंसी सेम होगी, उनमें कोई भी स्किली, नॉन स्किली या लेस स्किली ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं होगी। तो यहाँ पे एक लेबर मानेंगे, जितने भी लेबर होंगे वो सभी एक ही तरीके से होमोजीनियस माने जाएंगे, उनके साथ उनकी जो इफ़िशियंसी है सेम तरीके से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि शॉर्ट रन पीरियड का ही ये टाइम पीरियड है जहाँ पे ये लॉ वर्क कर पाएगा। तो ये लॉन्ग रन पीरियड के अंदर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है अदर इनपुट मस्ट बी केप अ कॉन्स्टेंट। जब यहाँ पे एक ऐसा इनपुट वेरिएबल माने जाएंगे, तो दूसरा तो उसके साथ वो भी वेरिएबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर दोनों भी इनपुट यहाँ पे हम वेरिएबल मानेंगे तो ये लॉन्ग रन पीरियड या हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इस कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रन के टाइम पीरियड के अंदर अगर हम मानते हैं, तो ये सिचुएशन हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फैक्टर वेरिएबल होगा, और बाकी सब या दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और लास्ट यहाँ पे जो अजम्पशन है वो कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अजम्पशन माना जाएगा, जहाँ पे दो फैक्टर अगर हम मानते हैं, लैंड और लेबर, इन दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
लैंड हमारे पास लिमिटेड है, उसकी इंक्रीजिंग हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, खरीद सकते हैं, बट ये सिचुएशन अलग है। हम ये जो लॉ वर्क करेंगे उसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास एक लिमिटेड ऐसी ज़मीन है, उसको हम बढ़ाई नहीं पाएंगे, उसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। जितनी हमारी लैंड है, फिर वो लैंड यहाँ पे रेंट पे हो या हमारी खुद की ओनरशिप की हो, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास ओनरशिप या रेंट वाली जो लैंड है, इनमें इंक्रीज हम नहीं कर पाएंगे, और उसके कंपैरिजनली हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लेबर के साथ नहीं कर पाएंगे। तो एक मेनली माना जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस किस तरह से वर्क करता है, तो उसका एक फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है, जिससे एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करता है इस फॉर्मूला के साथ साथ। तो ये फॉर्मूला कहता है कि क्यू एक्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ एल के एंड टी। तो यहाँ पे क्यू एक्स ये प्रेजेंट करता है आउटपुट ऑफ एक्स। आउटपुट जो प्रोडक्ट माना गया है उसको, ये आउटपुट उसका प्रोडक्शन के लिए ये हमने कमोडिटी एक्स को मानी है, जो क्यू एक्स प्रेजेंट करता है आउटपुट ऑफ एक्स। एफ मीन्स होता है फंक्शन। ये फंक्शन होगा जो आउटपुट और जो इनपुट या फैक्टर जो है, इनका जो यहाँ पे जो रेशो निकल के आएगा, इसके साथ साथ जो ये प्रोडक्शन निकल पाएगा, तो कौन से फैक्टर के साथ ये कंबाइनली यहाँ पे वर्क करता है और उससे ही मिलने वाला प्रोडक्शन हमारा होता है। तो यहाँ पे जो एल है ये प्रेजेंट करता है लेबर। लेबर हमने वेरिएबल इनपुट माना, के कैपिटल माने जाएंगे जो कांस्टेंट इनपुट है, और ऑब्वियसली टी जो ये अजम्पशन के साथ हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ये कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और सिर्फ ये दो अगर हम मान लेते हैं इनपुट है, तो लेबर हम वेरिएबल मान सकते हैं और कैपिटल हमने कांस्टेंट इनपुट माना है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अगर हम मान लेते हैं कि ये सिचुएशन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब वर्क करता है, तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न एंड देन कांस्टेंट फॉर द वाइल एंड द इवेंचुअली डिमिनिशिंग रिटर्न, इन तीन मेथड के साथ ये टर्निंग पॉइंट आते हैं, और ये एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आर द एडेड द गिवन द अमाउंट ऑफ द फिक्स इनपुट। अल्टीमेटली एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड वेरिएबल इनपुट विल बी डिक्लेयर्ड, और इसी के साथ टोटल प्रोडक्ट। इन तीनों मेथड के साथ हम टोटल प्रोडक्ट इसको हम टीपी कहेंगे, एवरेज प्रोडक्ट उसे एपी कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट को हम एमपी कहेंगे। इन तीनों का मिक्सअप हम देखेंगे कि किस तरह से तीनों स्टेज के साथ साथ होने वाले जो चेंजेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से चेंज होते हैं, उनका स्टेटस किस तरह से चेंज होता है। ये आगे जाके हम डायग्राम के साथ इन तीनों प्रोडक्ट का होने वाला जो चेंजेस है उसके साथ साथ वो किस तरह से ग्रोथ करते हैं, पीक पे जाते हैं, किस तरह से डिक्लाइन करते हैं, और किस तरह से नेगेटिवली चले जाने की जो स्टेजेस होते हैं, इनको हम डायग्राम के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली टोटल प्रोडक्ट किसे कहेंगे। डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनपुट गिवन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द फिक्स इनपुट विल गिव अ different value of the output during the given period of the time. Total output is usually called the total product. इस तरह से हम देखा कि किस तरह से टोटल प्रोडक्ट को एग्जैक्टली क्या कहा गया, जिस तरह से हमने इनपुट को लिए, और किस तरह से हमने हमारे जो फैक्टर है, जो रॉ मटेरियल है, इन रॉ मटेरियल को किस तरह से इनपुट के साथ हमने कंबाइनली एक वर्क किया और ये प्रोडक्शन लिए गए। तो इन कंबाइन जो हमने प्रोसेस जो कंप्लीट की, इसी को ही हम जो हमको अर्न मिला, जो हमने फाइनल एक प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया, उसी को ही हम कहेंगे टोटल प्रोडक्ट। ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वेरिएबल इनपुट needed to the produce this the output. It is the output per unit. Symbolically, AP is equal TP upon L. इन शॉर्टली हम कहें कि एवरेज प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि किस तरह से टोटल प्रोडक्ट का यूज़ हुआ एक पर्टिकुलर लेबर के साथ साथ। तो इस लेबर से टोटल प्रोडक्ट के साथ होने वाला जो एग्जैक्टली जो वर्क है, ये डिवाइड करने के साथ साथ हमें वेरिएबल इनपुट और लेबर, इनमें जो यहाँ पे कंबाइनली वर्क कर पाए पर लेबर, ये जो आउटपुट है किस तरह से लिए गए, इसको ही यहाँ पे कहा जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी अपना अहम रोल निभाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ चेंज इन द टोटल आउटपुट रिजल्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द चेंज इन द यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट। इन द अदर वर्ड, द एडिशनल टू द टोटल प्रोडक्ट
consequently upon the change in the employment of the input. Symbolically, marginal product is equal delta TP upon delta L. मीन्स यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट को कहा जाएगा कि किस तरह से कितना चेंज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर टोटल प्रोडक्ट के अंदर होने वाला जो चेंजेस है उसको अपॉन हम चेंजेस लेबर के साथ होने वाला जो यहाँ पे आउटपुट जो निकल के आएगा उसी को ही हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। या हम कहें मार्जिनल प्रोडक्ट इज द डिफरेंट टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर यूनिट विद दिस द प्रोडक्शन. In this result, to variable input or the non-proportional, the first obtain the increasing stages where the TP, AP and MP is increasing. Then they have the diminishing stages where the TP increasing but slower rate AP and MP is declining. इस तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक टेबल के साथ और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क करता है। जिस तरह से हमने एक फर्स्टली स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास दो फैक्टर है लैंड और लेबर, जहाँ पे एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 5 हेक्टर यहाँ पे जो लैंड है ये वर्क करती है, उसके अंदर एक लेबर वर्क करता है। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यूसली रखने के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ द लैंड यहाँ पे 5 हेक्टर है। फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई भी लेबर नहीं है, वर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर अगर ज़ीरो लेबर वर्क करता है तो ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा, एवरेज प्रोडक्ट ज़ीरो होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं कि हमारे लैंड के अंदर यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसकी जो प्रोडक्शन लेने के लिए 5 हेक्टर के अंदर जो लैंड है उसके अंदर एक लेबर अगर हम हायर करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे जो टीपी है वो 20 होगा, एवरेज प्रोडक्ट 20 होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 20 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। इसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ एक 5 हेक्टर ज़मीन के अंदर हमने एक लेबर को हायर किया, उसके साथ आने वाला एक ही जो लेबर है उसके साथ होने वाला टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट सेम होगा। तो ये फर्स्ट होने वाला जो यहाँ पे जो रिजल्ट है ये सभी तरीके से 2020 आता हुआ दिखाई देता है। अगर इसी के साथ हमने देखा कि लैंड के अंदर होने वाले जो चेंजेस है ये नहीं होंगे, क्योंकि हमने माना है कि लैंड ये कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हमने वेरिएबल माना जहाँ पे लैंड ए वेरिएबल होगा। तो हम सभी स्टेज के अंदर जितने भी यहाँ पे हम लेबर हायर करेंगे, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो लैंड है ये 5 हेक्टर इतना ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर होने वाला जो प्रोडक्शन है इसके साथ साथ हम कंसिडर कर रहे हैं। एक लेबर के साथ साथ हमने एक और लेबर यहाँ पे इंक्रीज़ किए, मतलब अब हमारे पास 2 लेबर यहाँ पे 5 हेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उसके साथ इफ़िशियंसी भी बढ़ती है और हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 50 होता है, एवरेज हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे 20 से 25 होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 20 से 30 होता है। तो जिस तरह से टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 20 से 50 होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट ये फर्स्ट स्टेज का हम बात कर रहे हैं जिसमें इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसी के साथ हमने जहाँ पे थर्ड यहाँ पे लेबर हायर किए, टोटल प्रोडक्टिविटी बड़ी है, 90 हुई, 50 से 90 हुई, क्योंकि 5 हेक्टर के अंदर होने वाला जो यूटिलाइजेशन है ये इंक्रीजिंग करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टेज ही इंक्रीजिंग रिटर्न देने वाला होता है। तो हमारा 3 लेबर के साथ हायर करने के साथ हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी 50 से 90 होता है, एवरेज हमारा 25 से 30 होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 30 से 40 होता है। इसी के साथ अगर इसी स्टेज के अंदर हमने 4th यहाँ पे लेबर के साथ हायर करते हुए टोटल प्रोडक्ट हमारा 90 से 20 होता है, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे 30 से 30 ही होता है, क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे होती है कि यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे 30 से 30 ही होती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, बट मार्जिनल प्रोडक्ट में यहाँ पे डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 40 से 30 होता हुआ दिखाई देता है। ये स्टेज यहाँ पे ये हमें कहने की कोशिश करता है कि जो फर्स्ट स्टेजेस है इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन होता है एवरेज प्रोडक्ट के साथ साथ, और जो एपी और एमपी ये दोनों सिचुएशन के अंदर ये इक्वली ट्रीट करते हुए दिखाई देते हैं। बट ये टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे जो चेंजेस है ये इंक्रीजिंग
सिचुएशन को, उसके पीक को जाता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ इस सिचुएशन के साथ आगे जाने वाला जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेज के साथ ख़त्म होने के साथ दूसरे स्टेज को यहाँ पे चेंजेस होता हुआ दिखाई देता है। जब हम सेकेंड स्टेज में आते हैं तो यहाँ पे हमने 5 हेक्टर के अंदर 5 लेबर को हमने हायर किया और यूटिलाइजेशन को और भी बेहतर तरीके से टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 120 से 140 होता हुआ दिखाई देता है, बट एवरेज प्रोडक्ट हमारा 30 से 28 होता हुआ दिखाई देता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट और भी यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ जो 30 से 20 होता हुआ दिखाई देता है। और हम इस तरह से और भी यहाँ पे 5 से 6 अगर लेबर को हायर करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 140 से 150। अगर हम देखें ये जो टोटल प्रोडक्ट है उनमें होने वाला जो चेंजेस है, ये चेंजेस भी यहाँ पे कम होता हुआ इंक्रीजिंग तो कर रहा है, बट यहाँ पे जो चेंजेस है ये चेंजेस कम कम होते हुए दिखाई देता है। तो 140 से 150 होता हुआ और एवरेज प्रोडक्ट 28 से और एवरेज प्रोडक्ट 28 से 25 होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 20 से 10 होता हुआ दिखाई देता है। और ये सेकेंड स्टेज का जो लास्ट यहाँ पे जो स्टेजेस है, इसमें चेंजेस यहाँ पे लेबर हमने 7 अगर हायर करते हैं तो इनमें टोटल प्रोडक्ट 150 से 150 ही दिखाई देता है, क्योंकि ये टोटल प्रोडक्ट अब हम पीक पे आ गए हैं, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट के साथ साथ ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद ये डिक्लेन करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट 150 से 150 ही हमने अचीवमेंट किए, बट एवरेज प्रोडक्ट हमने 25 से 21.3 हासिल किए। और ये स्टेजेस हमें मार्जिनल प्रोडक्ट हमें 0 बताता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट दिखाई देगा, जहाँ पे MP इज इक्वल टू 0 और जो टोटल प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम उसके पीक को जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेज आती है, जहाँ पे वो डिक्लेन करने के साथ साथ वो नेगेटिव यहाँ पे रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे हमने यूनिट में के अंदर हमने 8 अगर लेबर यहाँ पे हायर करते हैं तो अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ना ही स्टेबल होता है ना ही इंक्रीजिंग करता है, अब डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है, जो 150 से 140 आता हुआ। और एवरेज प्रोडक्ट में भी नेगेटिवली वर्क जो 21.3 से अब नीचे और भी गिरता हुआ 17.5 यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है। और अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 से -10 ऐसा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस स्टेज के साथ साथ एक्स एक्सिस के भी नीचे अगर जाता हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट ये माइनस रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमने टेबल में दो देखा कि किस तरह से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और इनमें आने वाला जो रिज़ल्ट है और किस तरह से होगा। और इसके 3 स्टेजेस के साथ हमने देखे कि किस तरह से फर्स्ट स्टेज में होने वाले चेंजेस और सेकेंड में होने वाले और थर्ड स्टेजेस में होने वाले चेंजेस, ये दोनों में किस तरह से फर्स्ट यहाँ पे बेटर कंडीशन में होता है, उसके साथ साथ फर्स्ट जो है वो इंक्रीजिंग होता है, सेकेंड स्टेज यहाँ पे डिमिनिशिंग होता है और थर्ड जो होता है वो डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है। तो डायग्राम के अंदर हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस तरह से वर्क करता है। तो डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे हमने लिए है नंबर ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पे लिए है हमने आउटपुट। तो जिस तरह से हमने 3 यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इन तीनों के साथ साथ एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए उसके यूटिलाइजेशन करते हुए तीनों में होने वाले जो चेंजेस है ये किस तरह से 3 स्टेजेस के अंदर होंगे ये हमने देखा। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर स्टार्ट करते हैं हम 0 ओरिजिन के साथ, तो ये यहाँ पे तीनों भी कर्व यहाँ पे ओरिजिन को यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जो ओ प्रेजेंट करता है। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट में यूटिलाइजेशन करते हैं, लेबर इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने के साथ साथ जिस तरह से उसमें होने वाला यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से फुलफिल करता हुआ दिखाई देता है, तो वो कंडीशन में टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो स्लोप ऊपर से जाता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ ये फर्स्ट स्टेज में दिखाई देता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ये ग्रेटर दैन है एवरेज प्रोडक्ट के साथ साथ। और इस कंडीशन के साथ साथ अगर हम देखें, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ये ग्रेटर दैन है, बट उसके साथ साथ ही जब ये फर्स्ट स्टेज में जब दोनों इक्वल होते हैं, जब एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये दोनों एक ही कंडीशन में जब आते हैं एस पॉइंट को, तभी ये फर्स्ट स्टेजेस ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है।
तो इसी पॉइंट के अंदर हम देखें, जो यहाँ पे एफ जो पॉइंट है ये प्रेजेंट करता है एक टोटल प्रोडक्ट का जो एक ग्रोथ, जो बूम कंडीशन लेता हुआ ये एफ पॉइंट तक आता हुआ ही सिचुएशन दिखाई देता है। और इनके साथ जो टोटल प्रोडक्ट में आने वाला जो चेंजेस है, ये चेंजेस बेहतर तरीके से आता हुआ दिखाई देता है जो फर्स्ट स्टेज में दिखाई देता है। और फर्स्ट स्टेज में ही मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर से जाता हुआ दिखाई देता है और ये स्टॉप होता है, दोनों इक्वल होते हैं एस पॉइंट के साथ साथ ही। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लेबर यहाँ पे ओ एन इतने अगर लेते हैं तो इसके साथ साथ हमारा जो आउटपुट है ये आउटपुट वर्टिकली एफ एन इतना आता हुआ दिखाई देता है। जितना हमने ओ एन इतने लेबर हायर किए उसी के साथ ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पे एक्सप्लेन होता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड स्टेज यहाँ पे स्टार्ट होता है एन पॉइंट के साथ, एन एम इस कंडीशन के साथ, जहाँ पे हमने और यहाँ पे लेबर अगर हायर करते हैं तो ओ एन इतना तो फर्स्ट स्टेज में था और यहाँ पे एन एम इतने अगर हायर करते हैं तो टोटल हमारे नंबर ऑफ द लेबर ये ओ एम इतने होते हुए दिखाई देते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है ये आउटपुट यहाँ पे एच एम इतने आता हुआ वर्टिकली यहाँ पे दिखाई देता है, जो टोटल प्रोडक्ट का पीक यहाँ पे होता हुआ एच पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है। और इसके बाद अगर ये और भी प्रोडक्शन लेने की अगर कोशिश करता है तो ये डिक्लेन करता हुआ टोटल प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो एच पॉइंट है, ये एच पॉइंट हमें ये प्रेजेंट करता है कि अगर ये टोटल प्रोडक्ट का ये पीक है। और इसी के साथ इस सेकंड स्टेज के अंदर हमने देखा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई देता है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये एम पॉइंट को ज़ीरो यहाँ पे माना जाता है और ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आने वाला जो रिजल्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट का ये ज़ीरो है सेकंड स्टेज के अंदर। बट ये सेकंड स्टेज अगर क्रॉस करके अगर टोटल प्रोडक्ट और इंक्रीज करने के लिए अगर नंबर ऑफ लेबर अगर इंक्रीज हायर करते हुए थर्ड स्टेज के अंदर अगर हम जाएंगे तो जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्लेन करेगा, डिक्लेन करता हुआ ही उसके अंदर आने वाला जो चेंजेस है ये चेंजेस उसके जो रिजल्ट है ये डिक्लेन करेंगे। उसी के साथ साथ हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये नेगेटिवली कंडीशन के अंदर जाता हुआ एक्स एक्सिस के भी नीचे यहाँ पे माइनस कंडीशन दिखाई देती है, जो एग्जैक्टली कहते हैं कि एफिशिएंसी हमने सेकंड स्टेज तक यहाँ पे कंप्लीट की, उसके बाद हमने लॉसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। जहाँ पे होने वाला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए हमने एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज़ की लेबर के साथ साथ, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हमने लेबर को हायर किया, तो उसके साथ आने वाला जो प्रोडक्टिविटी है ये ग्रेटर दैन नहीं होने की वजह से और डिक्लेन करने की वजह से हमने ज़रूरत से ज़्यादा लेबर यहाँ पे हायर करने की वजह से ये थर्ड स्टेज यहाँ पे डिक्लेन करता हुआ जो टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लेन करता है, उसी के साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्लेन करता है। बट इस थर्ड स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट ये माइनस कंडीशन में जाता हुआ दिखाई देता है, जो कहता है कि जितने भी हमने और यहाँ पे जो हायर किए हैं लेबर है उनसे आने वाला प्रोडक्टिविटी ये माइनस या नेगेटिवली जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इन तीनों में होने वाले जो चेंजेस है, तीनों चेंजेस में होने वाले बेटर ऑफ कंडीशन क्या है, उनमें लॉसेस क्या है, इन तीनों स्टेजेस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। जिसमें फर्स्ट स्टेज में अंदर टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्टली इंक्रीज करता है और इंक्रीजिंग करने के साथ साथ वो डिमिनिशिंग कंडीशन के अंदर भी सेकेंड स्टेज के साथ स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पे इंक्रीजिंग यहाँ पे स्टार्ट से होती हुई दिखाई देती है और मैक्सिमम और बिगिनिंग टू डिक्रीज करती हुई मार्जिनल प्रोडक्ट भी दिखाई देता है। एवरेज प्रोडक्ट कहता है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर उसने इंक्रीजिंग किया, कंटिन्यूसली इंक्रीज करने के साथ साथ वो मैक्सिमम लेवल को भी यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई देता है। सेकंड स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर इंक्रीजिंग करता है तो ये डिमिनिशिंग रेट के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो मैक्सिमम लेवल के टाइम पीरियड को पीक को अचीवमेंट करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग करता है और ये एक्स एक्सेस को 0 पॉइंट को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट सेकेंड स्टेज के अंदर इक्वल होता है मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ साथ और यहाँ पे डिमिनिशिंग करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। थर्ड स्टेज यहाँ पे दिखाता है कि टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्लेन करता हुआ आगे पीक को यहाँ पे टच करने के बाद फिर आगे
आगे प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ये डिक्लाइन करेगा और उसका रिजल्ट नेगेटिवली आता हुआ दिखाई देगा। मार्जिनल प्रोडक्ट अब यहाँ पे नेगेटिवली कंडीशन के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, एक्स एक्सेस को भी क्रॉस करके यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे कहता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे वर्क करता हुआ डिमिनिश, बट यहाँ पे ऑलवेज बी ग्रेटर दैन जीरो, जीरो को यहाँ पे टच करता हुआ एवरेज प्रोडक्ट कभी भी थर्ड स्टेज में नहीं दिखाई देगा। नेगेटिवली मार्जिनल प्रोडक्ट जाएगा, डिक्लेन करेगा रिजल्ट यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, बट ये डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पे देगा, बट यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो को टच करता हुआ नहीं दिखाई देगा, जो ग्रेटर दैन जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कॉजेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी, या इस कंडीशन के अंदर किस तरह से कंडीशन बनती है, जहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर कौन सी कंडीशन और कौन से कंडीशन के साथ कॉजेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। इस ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक फैक्टर तो यहाँ पे वेरिएबल माना जाएगा और दूसरा फैक्टर तो यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, और किसी ऐसी प्रोडक्शन लेने के लिए उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल माना जाएगा और दूसरा यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन करने के लिए, फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस कंडीशन की साथ साथ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर एक कॉन्सेप्ट इनपुट यहाँ पे वेरिएबल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर तो सभी के सभी यहाँ पे वेरिएबल इनपुट माने जाते हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर एक ऐसा फैक्टर जो हमने दो फैक्टर माने प्रोडक्शन के लिए, लैंड और लेबर, बट यहाँ पे एक ऐसा है जो एक वेरिएबल माने जाएंगे और दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट या कोई भी चेंजेस उसके टाइम पीरियड के अंदर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर भी माना जाता है, तो इसीलिए उसे शॉर्ट टाइम पीरियड यहाँ पे एनालाइज माना जाएगा। थर्ड यहाँ पे पॉइंट कहता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन। ऑप्टिमम लेवल की प्रोडक्शन लेने के लिए दो फैक्टर में एक फैक्टर वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्शन के अंदर उस यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से करने के लिए हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। फोर्थ यहाँ पे कंडीशन कहता है कि कॉजेस क्यों है तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पे दोनों भी फैक्टर या दोनों भी इनपुट एक दूसरे को पूरी तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। अगर जिस तरह से हमने माना कि लैंड और लेबर, इन दोनों को हमने एग्जाम्पल के लिए देखा कि दो यहाँ पे फैक्टर या दो इनपुट हमारे पास है, तो यहाँ पे लैंड तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड है, उसमें हम कोई भी इंक्रीज या उसकी जो बॉर्डर्स है उसको हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, बट उसके बतौर उसके अपोजिट हम यहाँ पे जो लेबर है इनमें चेंज कर पाएंगे। तो जो लेबर है उसकी इफ़िशियंसी और लैंड की जो इफ़िशियंसी है इनमें कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ये दोनों भी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट बनता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे दो सेक्टर के अंदर मेनली यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसको जो लॉ है, ये लॉ एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन दोनों के अंदर इसकी जो रिजल्ट है, फिर वो इंक्रीजिंग हो, डिमिनिशिंग हो, डिक्लाइनिंग हो, कांस्टेंट हो, इन सभी कंडीशन एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर दिखाई देते हैं। जिस तरह से हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में यूटिलाइजेशन करना है या इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर यूटिलाइजेशन करना है, तो हमें एक ऐसा इनपुट या ऐसा फैक्टर लेबर को हम वेरिएबल मानते हैं, और उसके साथ जिस तरह से हम उसकी इफ़िशियंसी यहाँ पे बढ़ाएंगे, लेबर हायर करते रहेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही उसको यूटिलाइजेशन होगा। अगर सभी के सभी फैमिली मेम्बर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे तो उनको आने वाला इनकम तो यहाँ पे कम है, क्योंकि उनकी जो लैंड है, लैंड लिमिटेड है, उसके अंदर आने वाला जो प्रोडक्शन है ये लिमिटेड है, बट लेबर यहाँ पे बढ़ेंगे, पूरी की पूरी यहाँ पे फैमिली अगर वर्क कर पाएगी एक ही पर्टिकुलर लैंड के अंदर, तो उनमें आने वाला रिजल्ट, उनका जो प्रोडक्शन है, उनको जो इनकम है, ये लेस है। तो इसके साथ साथ सेम कंडीशन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर भी वही सिचुएशन होती है। अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिमिटेड है, उसी के साथ साथ अगर हम एक ही मशीन पे चार अगर लेबर हायर करेंगे और उनसे जनरेट होने वाला जो प्रोडक्शन है अगर लेस है, तो ये डिमिनिशिंग या
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई देता है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, दोनों के अंदर ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक ऐसा इनपुट यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे, दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, इनमें होने वाले जो चेंजेस है, ये चेंजेस किस तरह से रिजल्ट देता है, यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग अर्न भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो वेरिएबल सही तरीके से यहाँ पे यूटिलाइजेशन उसका करने के साथ साथ वो रिजल्ट अच्छा देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। यहाँ पे ऐसा पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है जहाँ पे ये लॉ वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे दो कंडीशन के अंदर यहाँ पे माना जाएगा कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होते हैं ये लॉ अगर वर्क करने के टाइम पीरियड के अंदर, तब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के साथ साथ अन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होते हैं, नया टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अगर कोई आता है, तो ये लॉ टाइम पीरियड के अंदर ये लॉ फेल हो जाएगा। सेकंड कहा जाएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर दो फैक्टर एक दूसरे को परफेक्टली अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, या उन दोनों भी वेरिएबल माने जाएंगे और परफेक्टली यहाँ पे एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट रेशो के अंदर कर पाएंगे, तो ये दो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे दोनों कंडीशन के अंदर ये लॉ यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई देगा। और ये लास्ट यहाँ पे पॉइंट है जो कहता है कि इसके इम्पोर्टेंस ये लॉ के क्या है। तो ये लॉ एक बेहतर तरीके से यहाँ पे डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश, या ये प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन करने की या बेहतर तरीके से मेथड यहाँ पे वर्क करती हुई डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए यहाँ पे एक वरदान माना जाएगा। किस तरह से? तो यहाँ पे फर्स्टली देखा जाएगा दिस इज़ लॉ इज़ यूजफुल इन डिटरमिनिंग द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑन डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि एडवांस यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन कंट्री के पास तो नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एग्जिट करती है, उसके साथ साथ ये वेरिएबल कंडीशन के साथ और कांस्टेंट जो इनपुट है, इनको यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्शन लेने के लिए उसका फुल यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ किस तरह से प्रोडक्शन ले, ये बेहतर तरीके से समझने की कोशिश ये डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा an idea of the adopt of the production factor can be arrived at this the law। ये लॉ कहता है कि किस तरह से उसको ऑप्शन क्या है, किस तरह से यहाँ पे आइडियाज़ ले पाएंगे कि ये लॉ प्रोडक्शन फैक्टर को किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, किस बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइजेशन करे, हमारे पास क्या रिसोर्सेस है, उसको किस तरह से हम अबेंडेंट कंट्री है या किस तरह से हमारे पास स्केर्सिटी यहाँ पे जो रिसोर्सेज के होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को एनालाइज करके ये एक आइडिया आ पाता है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन एक बेहतर तरीके से किस तरह से ले पाए, ये अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ यहाँ पे बेहतर तरीके से सोच पाने की एक आइडियाज़ मिल पाती है। और थर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रिएट करता है कि दिस लॉ गिव अ आइडिया ऑफ द हाउ मच द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी यूज। हमारे पास जिस तरह से जो कंपोनेंट है, वो किस तरह से इनपुट हमारे पास रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजिकल है, जो आइडियाज़, इन सभी को लेके जो ये एंटरप्रेन्योर जब वर्क करता है, तो ये किस तरह से उसको आइडिया, उसकी जो माइंड में जो चल रहे हैं वो आइडिया किस तरह से उसको रियलिस्टिक में उतारने के लिए, उसके पास प्रोडक्शन लेने के लिए उसके पास क्या फैक्टर है, कौन से इक्विपमेंट है, उनके ज़रिए उसके पास क्या रिसोर्सेस है, इन सभी का स्टडी करने के साथ साथ एक बेहतर तरीके से आइडिया आने की कोशिश डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे बेहतर तरीके से ये जो लॉ है, ये लॉ इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस टॉपिक को पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की। ये सीरीज़ जो हम कंप्लीट कर रहे हैं प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर, एग्जैक्टली हमने तो यहाँ पे प्रोडक्शन एग्जैक्टली फंक्शन क्या किस तरह से वर्क करता है, ये पार्ट 1 के अंदर हमने देखा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आज के इस टॉपिक में हमने कवर किए। आने वाले टॉपिक के अंदर हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लियनटिव प्रोडक्शन फंक्शन, आइसो क्वांट अप्रोच, आइसो कॉस्ट लाइन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आउटपुट एक्सपेंशन पाथ, इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस, इन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछे। ओशनिक इकोनॉमिक्स के साथ बने रहे। फ़िलहाल थैंक यू।